हेलो दोस्तों। उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के फीचर्स के बारे में, इसकी क्या डिफिनीशन है, मीनिंग क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या इफेक्ट आता है कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है, एलएलपी एंड कंपनी में क्या डिफरेंस है, ये इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखो, कंपनी को समझने के लिए ना हमें बिल्कुल एक लेमन टर्म्स में पहले बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम कंपनीज एक्ट को देखें तो कंपनीज एक्ट में कंपनी की एक डेफिनेशन दी गई है जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है? तो उसको समझने से पहले, एक टेक्निकल टर्म्स को समझने से पहले हम लोग बिल्कुल एक लेमन टर्म्स में बात करते हैं। मान लो एक पर्सन है, ठीक है? एक पर्सन है, उस पर्सन को आइडिया आया है और उसको एक बिजनेस करना है, ठीक है? बिजनेस खड़ा करना है उसे। तो उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जाए या वो पार्टनरशिप के अंदर जाए। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन फीचर है, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी का, ठीक है? सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जब एक ओनर फर्म के अंदर पैसे लगाता है और फर्म प्रॉफिट अर्न करके देती है, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। पार्टनरशिप में जब दो पार्टनर्स मिलके कैपिटल लगाते हैं फर्म के अंदर और उससे उसको प्रॉफिट मिलता है, तो वो होता है पार्टनरशिप फर्म। कॉमन फीचर ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। एसेट जब कम होते हैं और लायबिलिटी जब ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो ओनर्स है उनके पर्सनल एसेट भी सेल हो सकते हैं। मान लो जैसे एसेट हमारे 2 लाख के हैं, ठीक है? कंपनी जो इनकी बिजनेस है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक से वर्क नहीं कर पा रहे, ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा और लॉसेज ही लॉसेज हो रहे हैं उसे। तो मान लो एसेट जो है ना वो 2 लाख के हैं और जो लायबिलिटी है वो 3 लाख की है। तो अब क्या होगा कि 2 लाख के एसेट सेल करके लायबिलिटी पे ऑफ होगी और जो रिमेनिंग 1 लाख लायबिलिटी है उसमें ओनर्स के पर्सनल एसेट भी सेल हो सकते हैं। इनके पर्सनल एसेट से ये लायबिलिटी पे की जाएगी जो कि फर्म की है, ठीक है? लेकिन प्रमोटर जो कंपनी है ना उसमें एक लिमिटेड लायबिलिटी का एक फीचर होता है, इसलिए प्रमोटर ने मान लो कंपनी को चूज किया। अब कंपनी को फॉर्म कैसे करेंगे? देखो, लिमिटेड लायबिलिटी ना अभी आगे समझेंगे कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ठीक है? मान लो एक पर्सन है, ठीक है? पर्सन को एक आइडिया आया और अब इसको एक कंपनी फॉर्म करनी है, तो कंपनी फॉर्म कैसे करेगा? वो आजकल ऑनलाइन का टाइम है ना, तो www.mc.government.in पे जाएगा। स्पाइस ई प्लस फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। ये फॉर्म को फिल करना होता है, ठीक है? इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन और डिटेल्स फिल करनी होती है एंड यही सारी डिटेल्स जाती है आरओसी के पास। आरओसी मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो चेक करता है सारी डिटेल्स को एंड देन उसको अप्रूव करता है, ठीक है? अप्रूव करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर इस कंपनी का जो नाम चढ़ा देता है और इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है जिसके अंदर CIN नंबर होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का नाम होता है, CIN नंबर होता है, डेट होता है, टाइप होता है, साथ साथ में साइन होता है आरओसी का। इसके अंदर और भी डिटेल्स हो सकती है, ठीक है? जिस पर्सन को आइडिया आया और जिस पर्सन ने ये प्रोसेस को पूरा किया उस पर्सन को कहते हैं प्रमोटर, ठीक है? यही प्रमोटर सारी की सारी डिटेल्स देता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि एक चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं MOA AOA। डिक्लेरेशन देनी होती है कि हमने कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं डाली है, इसके अंदर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं करेंगे हम इस बिजनेस में। डिटेल्स हम देते हैं जैसे एड्रेस के बारे में या जितने भी जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, ठीक है? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम की डिटेल्स देते हैं, ये प्रमोटर है इसकी डिटेल्स देते हैं। जितने भी जो CA CS CMA का CMA ने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में वर्क किया है तो उनकी डिक्लेरेशन भी दी जाती है, ठीक है? ये पर्सन आरओसी के पास जाता है, आरओसी पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फाइल करता है, आरओसी चेक करता है, चेक करके अप्रूव करता है और रजिस्टर ऑफ कंपनी के अंदर नाम चढ़ा देता है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है जिसके अंदर सारी डिटेल होती है। उसके अंदर CIN होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे आधार कार्ड होता है ना लोगों का, वैसे कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है। अब जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है ना, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, यानी कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाने लगेगा, बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी लॉ की नज़रों में, ठीक है? इस केस में क्या होता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग में इसको सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते हैं, लेकिन लॉ की नज़रों में ओनर भी एक है, फर्म भी एक है, दोनों को एक ही ट्रीट किया जाता है। अगर फर्म ने कुछ गड़बड़ की तो हम मान लेंगे कि ओनर ने की। तो यहाँ पे जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से हम ओनर की जो अकाउंटिंग है वो अलग करते हैं और जो
फर्म है उसकी अकाउंटिंग अलग करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ है, यहाँ पे लॉ की नज़रों में ही इन दोनों को अलग ट्रीट किया जाता है। अकाउंटिंग तो ट्रीट किया करते ही करते हैं, लॉ की नज़रों में भी अलग अलग इनको ट्रीट किया जाता है। यानी ओनर अलग होता है और कंपनी जो है अलग होती है। जैसे ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है ना, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट किया जाने लगता है, यानी एक एंटिटी बन जाती है जो बिल्कुल सेपरेट होती है लॉ की नज़रों में। ये है अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, यानी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है और डिस्पोज भी कर सकती है, बैंक अकाउंट अपने नाम पे रख सकती है, लोन रेज कर सकती है अपने नाम पे, लाइबिलिटी इनकर कर सकती है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। कंपनी को भी कोई सीव कर सकता है और कंपनी भी किसी और को सीव कर सकती है। सीव मतलब करना, केस फाइल कर देना, ठीक है। तो कंपनी किसी और पे केस फाइल कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है। यानी जो कंपनी है ना, वो सारी ऐसी एक्टिविटी कर सकती है, सारी, एक जो कि नेचुरल पर्सन कर सकता है, एक इंसान कर सकता है, सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ को छोड़ के। जैसे कि मैरिज नहीं कर सकती, एजुकेशन क्वालिफिकेशन गेन नहीं कर सकती है, कसम नहीं खा सकती है ना। तो ये एक्टिविटीज़ को छोड़ के मोस्टली एक्टिविटीज़ जो है वो कंपनी कर सकती है। अब देखो, कंपनी आ गई एग्जिस्टेंस में, राइट। कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट किया जाने लगा। अब ये कंपनी क्या करेगी, अपना जो भी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है वो करेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये कंपनी पब्लिक कंपनी होती है ना, अगर ये कंपनी पब्लिक कंपनी है तो ये आईपीओ निकाल सकती है। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली पहली बार शेयर इशू करती है तो उसे हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार कहाँ शेयर इशू किए जाते हैं, प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू किए जाते हैं। अब शेयर्स क्या होते हैं, तो मान लो ओनरशिप होती है ना, जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी की जो कैपिटल होती है उसके छोटे छोटे पार्ट्स को हम शेयर्स कहते हैं, ठीक है। और हर शेयर की एक वैल्यू होती है। जैसे कि मान लो 10 रुपये आएंगे, ठीक है, 10 रुपये को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक पार्ट की कुछ वैल्यू है। क्या है, ₹2, यानी ₹2 एक पार्ट की वैल्यू है। तो एक पार्ट क्या हो गया, शेयर, और उसकी वैल्यू क्या है, ₹2। तो यानी ये हो गया कंपनीज की कैपिटल, कंपनी की कैपिटल, जिसे 5 शेयर्स में डिवाइड किया है। एक शेयर की वैल्यू जो है वो ₹2। ऐसे होता है कंपनी का। अब कंपनी क्या करती है, पब्लिक को शेयर ऑफर करती है, राइट। तो कंपनी ने शेयर दिए पब्लिक को, और हर शेयर की वैल्यू होती है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग पब्लिक जो है ₹, इन्वेस्ट करती है कंपनी के अंदर। यानी जो वैल्यू है उसके जितने वो शेयर परचेज करती है, उसी शेयर की वैल्यू को इन्वेस्ट करती है कंपनी के अंदर। अब देखो, परचेज ही क्यों करेगी, ठीक है। तो पहला होता है कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें कुछ रिटर्न मिलता है। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसमें उनको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न मिलता है ना, तो इस इन्वेस्टमेंट में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। यानी पब्लिक ₹, देती है कंपनी को, इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी में, कंपनी काम करती है, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ करती है, फिर उससे जो प्रॉफिट आता है उससे डिविडेंड डिक्लेयर करती है। एक ब्रांड वैल्यू भी बन जाती है कि मान लो टाटा कंपनी के शेयर्स है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास तो टाटा कंपनी या रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, राइट। फ्यूचर में अगर आपको एक्सपेक्टेशन है, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो ये कंपनी है वो और ज़्यादा ग्रो करेगी, और ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगी। इससे क्या होता है कि जब ग्रो करती है ना, तो लोग ना उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड करते हैं, और जब शेयर की डिमांड की जाती है और सप्लाई उतनी की उतनी रहती है, तो शेयर प्राइस बढ़ने लगते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये पब्लिक क्या कर सकती है कि इन्होंने ₹100 में आईपीओ में शेयर्स परचेज किया, तो दूसरी मार्केट यानी सेकेंडरी मार्केट में जाके उसको 200 में सेल कर सकती है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर कंपनी और इन्वेस्टर डील करते हैं, और सेकेंडरी मार्केट जिसमें इन्वेस्टर और इन्वेस्टर डील करते हैं। अब यहाँ पे देखो, पब्लिक इन्वॉल्व हो गई, और जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है ना, अब यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, हो सकता है कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो एक सही तरीके से यूज़ ना करे इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे जब पब्लिक इन्वॉल्व हो गई तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने क्या बनाया, कंपनीज एक्ट 2013 बनाया, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 बनाया, जिसके अंदर इस कंपनी के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। जैसे कि इन्हें डिविडेंड कब डिक्लेयर करना है, ठीक है, मीटिंग्स कितनी बार रखनी है, या बहुत सारी ऐसी जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट 2013 में दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इनको पब्लिकली इशू करने पड़ते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, है ना। अब देखो, कंपनी का एक फीचर और होता है, वो होता है आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब क्रिएटेड बाय प्रोसेस है, ठीक है, एक नेचुरल बर्थ तो नहीं हुआ, एक प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया गया है। जुरिडिशियल यानी लीगल प्रोसेस है, लॉ के थ्रू ही इसका जन्म होता है, और लॉ के थ्रू ही ये
खत्म होती है, ठीक है। पर्सन है यानी ये सारी एक्टिविटी कर सकती है, जैसे एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ को छोड़ के। अब अगला होता है कॉमन सील। कॉमन सील एक फीचर है, ठीक है। इसका कॉमन सील में आप देखो, ये आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। एक इसके खुद के हाथ पैर तो नहीं है, ये खुद से तो वर्क नहीं कर सकती। इसको कौन काम कराता है? एक ह्यूमन एजेंसी तो काम कराती है, राइट। ये खुद से काम नहीं कर सकती कंपनी। तो यहाँ पे ना कॉमन सील दी होती है, जो कि कंपनी का एक सिग्नेचर होता है, एक सिग्नेचर की तरह होता है, एक स्टैम्प की तरह होता है कॉमन सील, जिसमें एक किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करना होता है ना, तो उसमें कॉमन सील लगाई जाती थी। अब पहले ये जो कॉमन सील थी ना, मैंडेटरी थी, ये रखी जाती थी कंपनी के अंदर। बट अब 2015 में भी 2015 के बाद एक अमेंडमेंट आई थी कि जो कॉमन सील है ना, अब ऑप्शनल हो गई, अब रखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये प्रॉब्लम आती है कि अगर कॉमन सील नहीं रहेगी तो एक डॉक्यूमेंट का ऑथराइजेशन कैसे होगा, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील है तो वो उससे ऑथराइजेशन करेगी। अगर कॉमन सील नहीं है तो दो दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी से वहाँ पे साइन कराएगी, और साइन करा के उसका ऑथराइजेशन कराएगी किसी भी डॉक्यूमेंट का। परपेचुअल सक्सेशन होता है कि जब जो कंपनी है ना, वो चलती रहेगी, कंपनी कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। ये चलती रहेगी, लोग आए या जाए। जैसे कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी कितने समय से चल रही है, जिसने उसे इनकॉर्पोरेट किया था वो अभी नहीं है, बट फिर भी कंपनी जो है वो चल रही है, कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं ना और पार्टनरशिप होते हैं, इसमें अगर ओनर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी आ जाती है, रिटायरमेंट होता है किसी भी एक पार्टनर का, तो इसमें बिजनेसेस में अफेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये है, ये आगे जाके शेयर को सेल कर देते हैं। अब ये जो आगे जाके शेयर को सेल कर रहे हैं, तो ये हमने तो इस पर्सन को शेयर दिया था ना, बट बाद में जाके इन्होंने किसी और को दे दिया, तो क्या हो गया, ओनरशिप किसी और के पास चली गई। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आता, कंपनी चलती रहेगी। मान लो 100% शेयर होल्डिंग थी सिर्फ 3 से 4 लोगों के पास, 100% शेयर होल्डिंग, और वो चारों के चारों की डेथ हो गई, तो भी कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कंपनी चलती रहेगी। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में अगर सारे के सारे जो मेंबर्स थे, सारे के सारे जो पार्टनर्स थे, उनकी डेथ हो जाती है, अगर उनको कुछ हो जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो वाइंड अप हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। देखो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फीचर्स हाईलाइट किए थे। पहला फीचर था सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी जैसे ही एग्जिस्टेंस में आता है कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट किया जाएगा। कंपनी लॉ की नज़रों में बिल्कुल सेपरेट मानी जाएगी, जो कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता था। लॉ की नज़रों में ओनर और जो फर्म है वो एक है, लेकिन यहाँ पे ओनर और फर्म दोनों अलग अलग है, बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी है अब कंपनी, ठीक है। पहला फीचर ये था। दूसरा फीचर था लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी कितनी होती है? ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स की जो शेयर्स की वैल्यू होती है उतनी ही लिमिटेड होती है, ठीक है। मान लो शेयर होल्डर की जो शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, 7 रुपये उन्होंने पे कर दिए, कंपनी ने मंगाए और 7 रुपये उन्होंने पे कर दिए, यानी 3 रुपये अब उनकी लाइबिलिटी रहेगी। उससे एक्स्ट्रा कंपनी कुछ नहीं मंगा सकती, और वो 3 रुपये वो कभी भी मंगा सकती है, कभी भी। अब 3 रुपये से ज़्यादा वो 1 रुपया भी कंपनी नहीं मंगवा सकती है, ठीक है। कोई राइट नहीं है कंपनी के पास एक्स्ट्रा लेने के लिए। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो ओनर्स है ना, उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, ज़ीरो नहीं होती, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ध्यान रहे, ज़ीरो लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। पहला फीचर। दूसरा फीचर, तीसरा फीचर होता है कॉमन सील। कॉमन सील यानी एक सिग्नेचर होता है, ठीक है, जो पहले मैंडेटरी था लेकिन अब ऑप्शनल कर दिया। पहले मैंडेटरी था, सबको रखना पड़ता था, बट ऑप्शनल कर दिया, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी एक फीचर ही था। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये एक फीचर है। आर्टिफिशियल यानी क्रिएटेड बाय प्रोसेस, जुडिशियल यानी लॉ की नज़रों में, मतलब लॉ के प्रोसेस के थ्रू, और पर्सन यानी सारी एक्टिविटी जो पर्सन कर सकता है वो कंपनी कर सकती है। परपेचुअल सक्सेशन यानी ये चलती रहेगी, चाहे मेंबर्स जो है उनकी डेथ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी को जब तक लॉ के प्रोसेस से ही वाइंड अप नहीं किया जाता, यानी बंद नहीं किया जाता। अगर लॉ बना रही है तो लॉ ही खत्म कर सकती है। ये कहता है परपेचुअल सक्सेशन कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। देखो, ये तो कंपनीज एक्ट ने डेफिनेशन दी है, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशन में क्या लिखा है? कंपनी मीन्स
अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। दिस एक्ट यानी ये कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोसेस दिया है ना, 2013 के बाद जितनी भी कंपनीज फॉर्म हुई है ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हुई है, ठीक है। लेकिन 2013 से पहले क्या कोई कंपनी नहीं थी? उससे पहले भी कंपनीज थी, जैसे कि टाटा, रिलायंस, ये पहले भी कंपनी थी। तो ये जो कंपनी है ना, वो पुराने कंपनी में रजिस्टर्ड है, तो इनको भी हम कंपनी ही ट्रीट करेंगे, उनको भी कंपनीज एक्ट 2013 अब फॉलो करना पड़ेगा। यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, उसको हम कंपनी कहेंगे। ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 ने दी है। ये देखो, ये एग्जांपल देख, एबीसी एंड कंपनी जो है वो इंडियन पार्टनरशिप कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन भी हो रखा है, कंपलसरी नहीं होता, बट पार्टनरशिप फर्म को अगर तुम रजिस्टर कराते हो तो कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, तो इसलिए हम कुछ लोग रजिस्टर कराते हैं। तो ये कंपनी नहीं है और ना ही ये कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी है जो यूएसए के अंदर कंपनीज एक्ट नहीं है, कंपनी यूएसए के कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो कंपनी तो है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2013 में भी नहीं है, प्रीवियस कंपनी लॉ में भी नहीं है, लॉ में भी रजिस्टर्ड नहीं कराई गई है। अब देखो, इस कंपनीज एक्ट 2013 में जो डेफिनेशन दी गई है ना कंपनी की, इसमें पूरा फीचर्स जो है वो हाईलाइट नहीं करे हुए, ठीक है। इसमें कंपनी के फीचर्स नहीं बता रखे, कंपनी होती कैसे एग्जैक्टली पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रखा। तो हमने क्या किया, हमने प्रोफेसर हैने ने एक डेफिनेशन दी, जिसके अंदर इन्होंने कुछ फीचर्स जो हमने पढ़े हैं उन्हीं को क्लब कर दिया। जैसे कि अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब होता है टू और मोर पर्सन, विच इज आर्टिफिशियल पर्सन, यानी खुद के हाथ पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के थ्रू बनती है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी है, लॉ के द्वारा बनती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, यानी कभी खत्म नहीं होती, बनाती लॉ है तो खत्म भी लॉ ही करेगी, हमेशा चलती रहती है, एंड अ कॉमन सील, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये प्रोफेसर हैने ने दी थी। एक डेफिनेशन हो रहा है और है अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल। वैसे तो 2 ही डेफिनेशन कर जाओ, बट एक डेफिनेशन अगर आप और करना चाहते हो तो कर सकते हो। अ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मीन्स कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल बीइंग है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, इसको टच नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग ओनली कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ की नज़रों में ही एग्जिस्ट करती है बस, ठीक है। कोई इंसान की तरह नहीं है जिसको तुम टच कर सकते हो। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, इट पोजेसेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब वही फीचर्स होते हैं जो एक चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन, चार्टर ऑफ क्रिएशन मतलब कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ही तो बनाता है ना, तो कंपनीज एक्ट के अंदर है, कन्फेयर अपॉन इट ईदर एक्सप्रेसली और एक्सीडेंटली टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। तो ये 3 डेफिनेशंस आप लोगों को दी गई है, आप तीनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट व्हील कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब देखो, हमने मीनिंग कवर कर लिया, डेफिनेशन कवर कर ली, अब जो फीचर्स है ना उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम एग्जाम में लिख के क्या आएंगे वो जानते हैं, थोड़े बहुत नोट्स को रीड करते हैं, ठीक है। इसमें तो मैंने बस आपको सिर्फ एक मीनिंग ही समझाया था, ठीक है। फर्स्ट फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक्वायर यूनिक कैरेक्टर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी को एक यूनिक कैरेक्टर मिल जाता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, यानी कंपनी को जैसे ही रजिस्टर्ड किया जाता है, कंपनी को एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी की तरह ट्रीट किया जाने लगता है। इसके पास सेम राइट्स और सेम पावर्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं। ये जो पर्सनैलिटी है डिफरेंट होती है और सेपरेट होती है उन पर्सन से जिन्होंने उसको बनाया है, हु कंपोज इट, जिन्होंने इनको बनाया है। जैसे कि जो ये प्रमोटर है, ठीक है, प्रमोटर अलग होता है और कंपनी अलग होती है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है, ओनर जो होते हैं ना वही फर्म को कंट्रोल भी करते हैं, ओन भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी में थोड़ा सा अलग होता है। कंपनी में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को, ठीक है। डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम क्या देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट करते हैं यानी अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है। मैनेजमेंट के जितने भी जो लोग होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं, इनकी कैपिटल लगी होती है, और ये जो मेजर डिसीजंस होते हैं ना उसमें वोट करते हैं, ठीक है। मेजर डिसीजंस जो होते हैं उसमें वोट करते हैं। डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्टर्स पॉलिसी फॉर्म करते हैं, ठीक है। पॉलिसी हो गया और रूल्स हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन के, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, ठीक है, ये सब कुछ
सब कुछ डायरेक्टर्स करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बेसिकली डायरेक्ट करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं और कंट्रोल करते हैं पूरी की पूरी कंपनी को। सारे के सारे कंप्लायंस भी यही लोग करते हैं। मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट जितनी भी पॉलिसी और रूल्स जो ये डायरेक्टर्स बनाते हैं ना, उनको बस एग्जीक्यूट करना इन मैनेजमेंट का काम होता है। तो ओनरशिप इनके पास है, कंट्रोल इनके पास है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप और कंट्रोल सिर्फ ओनर के पास ही होता है, सब कुछ ओनर के पास ही होता है। यहाँ पे अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल भी है, ठीक है। कंपनी के अंदर अभी आगे पढ़ोगे आप लोग, जब आप कंपनीज एक्ट 2013 पूरा पढ़ोगे ना, आपको ये बातें हेल्प करेगी आगे जाके, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ रहे थे। इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम अ पर्सन हु कंपोज इट, यानी जिसने इस पर्सनैलिटी को बनाया, जिसने कंपनी को बनाया, उसकी पर्सनैलिटी और जो प्रमोटर है वो अलग होता है। कंपनी अलग है, प्रमोटर अलग है, बेसिकली ये कहना चाहता है। कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट, रेज लोन, इनकर लायबिलिटी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? एक पर्सन जो होता है ना, दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। मान लो इसने कुछ गुड्स देने का कहा, इसने रुपीज देने को कहा, ये तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसके पॉइंट से देखा जाए ना, तो इसका राइट क्या है कि ये गुड्स ले सकता है, और लायबिलिटी क्या है कि ये रुपीज पे कर सकता है, ठीक है। तो मान लो ये क्या है? ये कंपनी है, ठीक है। कंपनी के पास राइट आ गया और लायबिलिटी आ गया। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, लायबिलिटी इनकर कर सकती है, और उसके बाद राइट भी आ सकता है। यहाँ तक कि मेंबर्स भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। जो मेंबर है, जैसे यही वाला सीन है कि मेंबर भी राइट एक्वायर कर सकते हैं और लायबिलिटी इनकर कर सकते हैं कंपनी की तरफ। फॉर द डेट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के डेट के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही जिम्मेदार होगी। जो क्रेडिटर्स है ना, कंपनी को ही सीव कर सकता है, मेंबर को सीव नहीं कर सकता, ठीक है। मेंबर पे केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लायबिलिटी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, वो कंपनी की ही लायबिलिटी है, ठीक है। These shareholders are not the private and joint owners of the company, company's property। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी शेयर होल्डर आके कंपनी की कोई प्रॉपर्टी, यानी कार, मतलब कार है, उठा के घर पे ले जाएगा, नहीं। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी ही की रहेगी, कंपनी ही ओन करती है, ठीक है। तो इसलिए यही बात की गई है कि जॉइंट ओनर्स नहीं होते हैं। द मेंबर डज नॉट इवन हैव अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, यानी अब अगेन प्रॉपर्टी किसकी? कंपनी की है, तो कोई भी मेंबर उसकी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं ले सकती, ठीक है। ये नहीं कह सकती कि हम दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो यही बात इसमें भी यही कहा जा रहा है। और एक लीडिंग केस है मैकोरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको अभी समझते हैं हम लोग। अब देखो, इस केस में क्या होता है कि कंपनी के पास कुछ टिम्बर होते हैं, ठीक है, कुछ टिम्बर होते हैं, और मैकोरा क्या करती है? मैकोरा ना इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है कंपनी के टिम्बर की, ठीक है, और अपने नाम पे ले लेती है। यानी जो टिम्बर थे ना, वो कंपनी को बिलोंग करते थे, तो कंपनी के नाम पे लेनी चाहिए थी, बट इसे पता नहीं था, तो इसने अपने नाम पे ले ली, अपने नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो भी टिम्बर थे वो लॉस्ट हो गए फायर के अंदर। तो मैकोरा कहती है कि मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो टिम्बर थे तो वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड थे, तो मुझे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो कंपनी क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन मैकोरा कर सकती है, ऐसा ये मैकोरा का कहना था। बट कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है कि देखो, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। जो टिम्बर थे कंपनी को बिलोंग करते थे, तो कंपनी को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है? मैकोरा टुक एन इंश्योरेंस पॉलिसी इन हिज ओन नेम इवन दो द टिम्बर बिलोंग टू द कंपनी, नॉट टू हिम। Since the timber lost in the fire, it was held that the company and its member are separate legal entities, and the member did not have a insurable interest in the property of the company। यानी कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख सकती है मैकोरा, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख सकता मेंबर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, खासकर प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। उसको बस डिविडेंड ही मिलेगा, वो वोटिंग पावर्स मिलेगी बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं उसके लिए। देयरफॉर मैकोरा कुड नॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, यानी उसको कंपनसेशन नहीं मिला। अगला आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या है कि कंपनी चलती रहेगी, कंपनी कभी नहीं रुकेगी, कंपनी चलेगी। कंपनी को लॉ ने बनाया है, तो लॉ ही इसकी लाइफ जो है वो एंड कर सकती है। तो मेंबर में डाई और चेंज, यानी मेंबर डाई हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, ये क्या बन गए थे? ये मेंबर ही तो बन गए थे। प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स अगर शेयर्स ले लेते हैं ना कंपनी का, जिस कंपनी को उन्होंने बनाया उसके शेयर ले लेता है, तो वो शेयर होल्डर बन जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह के मेंबर भी बन जाते हैं। तो ये क्या करता है? अपना शेयर किसी और को भी सेल कर सकता है। तो मेंबर अगर चेंज भी हो जाते हैं ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप में अगर ऐसा है कि रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, डेथ हो गई,
तो पूरी पार्टनरशिप में चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट आता है अगर पार्टनरशिप में चेंज होता है, पार्टनरशिप में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो भी। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सोचो एक ही ओनर है, उसकी भी डेथ हो जाएगी तो सोल प्रोप्राइटरशिप वर्क कौन करेगा, काम कौन करेगा उसका, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए या जाए। जैसे टाटा कंपनी का एग्जांपल लिया था, टाटा कंपनी जिसने बनाई है वो शायद अभी नहीं है, बट फिर भी कंपनी अभी तक चल रही है, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं आता, कुछ नहीं आता। मेंबर में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट्स वाउंड अप। वाउंड अप मतलब वो प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी को बंद किया जाता है, ठीक है, जिसमें एसेट को सेल किया जाता है, लायबिलिटी को पे किया जाता है, और जो रिमेनिंग लायबिलिटी होती है वो हो सकता है कि लॉस आ जाए। इस वजह से कहा जाता है कि कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन दे के रखते हैं कि मान लो अगर कोई बैंक है वो कंपनी को लोन दे रहा है तो वो हमेशा MOA पढ़ के ही देगा, ठीक है। ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ोगे किस तरह रिस्ट्रिक्शन लगाती है, किस तरह पब्लिक को प्रोटेक्ट करती है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। सिंस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसको लॉ क्रिएट करती है, लॉ ही इसको एंड टू इट्स लाइफ यानी इसको फिनिश कर सकती है। एग्जिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर, इसमें एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होती है, बट पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में हो जाती है। चाहे शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर ने कंपनी के जो शेयर होल्डर है अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, राइट, सारे शेयर होल्डर्स अगर मर जाते हैं, जिनके पास 100% शेयर है वो सब मर जाते हैं, ठीक है। मान लो 4-5 शेयर होल्डर थे जिनके पास 100% शेयर थे, वो सबकी डेथ हो जाती है, तो कंपनी कौन ऑपरेट करेगा, डायरेक्टर्स ऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स की डेथ हो जाती है तो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे। कंपनी के सारे शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे करके मतलब कंपनी चलती रहेगी, कंपनी नहीं रुकेगी, बस बताने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स की। अब देखो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ना डिपेंड करती है कि किस तरह की कंपनी है। लिमिटेड लायबिलिटी के हिसाब से ना कंपनी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, कैटेगराइज कर रखा है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कह दो, अनलिमिटेड बाय गारंटी कह दो, या अनलिमिटेड कंपनी। बेसिकली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कह दो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कह दो, अनलिमिटेड कंपनी। ये 3 वर्ड याद रख लो, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जो शेयर्स वाला मैंने बताया था ना आपको, वो ये वाली कंपनी है। एक कंपनी होती है गारंटी वाली और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ अ कंपनी ऑफ विच ही मेंबर। इन सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनर्स की जो लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो लायबिलिटी होती है ना मेंबर्स की, वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। उनके खुद के पर्सनल एसेट तक दाव पे लग सकते हैं। सो एट द टाइम डाउनफॉल ऑफ द बिजनेस, यानी ये जब हो जाता है, एसेट कम पड़ते हैं, लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, लायबिलिटी अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर्स बाय सेलिंग देयर पर्सनल एसेट, यानी उसके अपने पर्सनल एसेट भी बिक सकते हैं। बट कंपनी में ऐसा सीन नहीं है। कंपनी के टाइप्स अगर के बेसिस पर कंपनी को तीन कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। जैसे कि मेंबर्स के हिसाब से कंपनी को मेंबर्स के बेसिस पे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, OPC 1% कंपनी में डिवाइड किया गया। वैसे ही लायबिलिटी के बेसिस पे तीन कंपनीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, कंपनी की सब में अनलिमिटेड होगी। मेंबर की लायबिलिटी की बात हो रही है, मेंबर की जो लायबिलिटी ना लिमिटेड होती है, जीरो नहीं होती है, ठीक है, जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट तो उनको देना ही पड़ता है मेंबर को। द डेट ऑफ द कंपनी इन टोटलिटी डू नॉट बिकम द डेट ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी जो कंपनी के डेट है वो शेयर होल्डर के डेट नहीं बन जाते, उनको सिर्फ कुछ अमाउंट ही देना पड़ता है। जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है कि जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी सिर्फ नॉमिनल वैल्यू तक ही लिमिटेड होती है, यानी शेयर्स के कुछ वैल्यू होती है ना, वहां तक ही लिमिटेड होती है। जैसे कि 100 रुपीज का शेयर था, 70 रुपीज आपने पे कर दिए, तो आपकी लायबिलिटी क्या है, 30 रुपीज आपको पे करने हैं, उससे ज्यादा एक कंपनी बिल्कुल नहीं मांग सकती आपसे। इन नो केस कैन द शेयर होल्डर्स बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं मांग सकती है। अगला आता है लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी की तो अनलिमिटेड ही होती है हमेशा, मेंबर की लिमिटेड होती है, सिर्फ अमाउंट गारंटी, यानी कुछ अमाउंट अगर उन्होंने गारंटी किया। अब स्टार्टिंग में ना कुछ मेंबर्स, जो स्टार्टिंग वाले मेंबर्स होते हैं ना, वो कुछ अमाउंट गारंटी कर देते हैं कि अगर कोई केस आता है, जब वाइंडिंग अप होगा, इस कंपनी की जो वाइंडिंग अप होगा ना, तब हमें लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और कहाँ तक लिमिटेड होती है, अमाउंट गारंटी में। जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है ना, तो मेंबर्स
कुछ अमाउंट गारंटी कर सकते हैं कि जब वाइंडिंग अप होगा तो हम ये अमाउंट तुम्हें पे करेंगे कंपनी को, उसे हम कहेंगे लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, ठीक है। जैसे एग्जांपल है एमओए मेमोरेंडम एसोसिएशन में कुछ गारंटी अमाउंट लिखा था, मिस्टर ए और मिस्टर बी इतना इतना अमाउंट पे करने वाले थे, ठीक है। लिक्विडेशन का टाइम आया यानी वाइंडिंग अप का टाइम आया तो सारे क्रेडिटर्स जो थे वो 5 लाख के थे, कंपनी के एसेट 3 लाख के थे, तो शॉर्टफॉल कितने का हो गया 2 लाख का हो गया। 2 लाख में से 20,000 मिस्टर ए ने दे दिए, मिस्टर बी ने 20,000 दे दिए, तो अब 1,60,000 का लॉस हुआ, वो भी किसका क्रेडिटर्स का। तो इन्होंने तो अपनी गारंटी अमाउंट देने के बाद लॉस अभी भी कितने का हो गया, लॉस अभी भी कितने का हो गया 1,60,000 का क्रेडिटर्स का लॉस हो गया, ठीक है। तो गारंटी अमाउंट कब दिया जाता है, तब जब वाइंडिंग अप होता है। तो मेंबर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटेड बाय देम दैट टू ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाती है, मेंबर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाती है। सेम एग्जांपल लेते हैं यही वाला, ठीक है। यही वाले में क्या होता है कि जो शॉर्टफॉल हुआ था ना, जो शॉर्टफॉल हुआ था इसमें इन दोनों को 1 लाख पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनकी लायबिलिटी जो मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो अब जितना भी शॉर्टफॉल होगा उतना, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में होता है ना, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कि 1 लाख मिस्टर ए मिस्टर बी को दोनों को पे करने पड़ेंगे। किस केस में, अनलिमिटेड कंपनी के केस में। क्रेडिटर्स कंपनी से पैसे मांगते हैं और कंपनी मेंबर से पैसे मांगेगी। क्रेडिटर्स ना डायरेक्ट मेंबर के पास नहीं जा सकते, क्रेडिटर ने उधार किसको दिया, कंपनी को दिया, तो कंपनी से मांगेंगे, कंपनी मेंबर से रिकवर करेगी। इफ इट इज अनलिमिटेड कंपनी द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड एज वेल, ठीक है। तो 3 केसेस आपने पढ़ लिए, कौन कौन सी लायबिलिटी कंपनी किस किस टाइप की होती है। ये जब आप टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ोगे तो वहां भी पढ़ोगे। जो टाइप्स ऑफ कंपनी है ना, कंपनी को बहुत बेसिस में डिवाइड कर दिया, जैसे कि मेंबर के बेसिस में अलग डिवाइड किया है, लायबिलिटी के बेसिस में अलग डिवाइड किया है, और पावर या कंट्रोल के बेसिस पे अलग डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो वो टाइप्स ऑफ कंपनीज में हम लोग पढ़ेंगे। लायबिलिटी ऑफ कंपनीज डिफरेंट फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन के बारे में। सेम वही है, क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। जुरिडिशियल क्रिएटेड बाय लॉ है, लीगल है। पर्सन, इसके बाद सारे राइट्स एंड पावर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह से। कौन कौन से राइट्स, जैसे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, बैंक अकाउंट, रेज लोन्स, इनकम लायबिलिटी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वही वाला सेम। बट ये कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर सकती, ठीक है। सारे नेचुरल पर्सन वाले काम कर सकती है एक्सेप्ट सेंड टू जेल, इसको जेल नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी फ्रॉड में आ जाती है तो फ्रॉड में कंपनी पे तो पेनल्टी लगती है या कंपनी को बंद करवाया जा सकता है। बट जो लोग कौन कौन संभाल रहा है कंपनी को, मैनेजमेंट डायरेक्टर है, तो उन पे भी लायबिलिटी आ जाती है, उन पे भी पेनल्टी लग जाती है, उन्हें जेल भेजा जा सकता है, ठीक है। तो सेंड टू जेल, कसम नहीं खा सकती, शादी नहीं कर सकती, कोई प्रोफेशन या लर्न नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉमन सील के बारे में। देखो कॉमन सील में क्या है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का, ठीक है, जो कि अफिक्स्ड किया जाता है, एक ऑफिसर या एम्प्लॉय अफिक्स करते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अमेंडमेंट 2015 से पहले जो कॉमन सील थी ना वो मैंडेटरी थी, बट अमेंडमेंट 2015 में क्या हुआ कि जो कॉमन सील है वो ऑप्शनल हो गई, ठीक है। दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट द डॉक्यूमेंट विच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय अ कॉमन सील विल बी रिक्वायर्ड टू बी डन ओनली इफ द कंपनी ऑप्ट्स टू हैव कॉमन सील। यानी अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील है ना तो वो उससे ऑथराइज करेगी हर डॉक्यूमेंट को, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास कॉमन सील नहीं है तो वो ऑथराइज कैसे करेगी, 2 डायरेक्टर्स से या कोई एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन से, ठीक है। लीगल, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, ये तो फीचर्स आप डाल के आओगे, लिख के आओगे, ठीक है। देखो अगर आप ऐसे बीकॉम में पढ़ रहे हो, ठीक है, बीकॉम में 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब आप और फीचर्स भी लिख सकते हो, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। यानी आप लिख सकते हो कि कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। सेकेंड आप लिख सकते हो कि जो कंपनी है ना वो सिटीजन नहीं है, कंपनी की नेशनैलिटी होती है लेकिन सिटीजन नहीं होती, ठीक है, हमारी तरह सिटीजन नहीं है वो, बट नेशनैलिटी है, जैसे कि इंडियन कंपनी हो गई, है ना। दूसरा और आप लिख सकते हो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती फ्रीली, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो वो शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। इस तरह आप लिख सकते हो और 1-2 नंबर की तो आपकी डेफिनेशन ही हो जाती है, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन
क्या इफेक्ट आपसे पूछा जा रहा है ना, तो आप फीचर्स भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके छोड़ दो। सेक्शन 9 अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो कर दो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरे आसपास बहुत सारी नॉइज़ आ रही है, तो प्लीज़ इस नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, वीडियो आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको और भी वीडियोस ऐसी चाहिए तो आगे मैं ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए वीडियो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि रिव्यूज़ ज़रूर देना प्लीज़। और हाँ, आप एक फ़नी वीडियो में एक जोक सुनते हैं, फटाफट से लाइक कर देते हैं, बट एक ऐसी वीडियो जो आपकी पूरी लाइफ टाइम काम आने वाली है, आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करने वाली है, उसमें लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगेन मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे सच में पता चल रहा है कि एक वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर देना। इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की हम लोग बात कर रहे थे, सेक्शन नंबर 9। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, जैसे इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी को एक लीगल पर्सन ट्रीट किया जाने लगता है। सेपरेट लीगल पर्सन वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स भी परचेज कर लेती है ना, मान लो ये कंपनी 1 है, इसने क्या किया, कंपनी 2 के सारे शेयर्स परचेज कर लिए और इसको अमाउंट जो है कंपनी 2 में इन्वेस्ट कर दिया, तब भी कंपनी 1 और कंपनी 2 डिफरेंट ही मानी जाएगी, एक नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि कंपनी 2 ने कुछ गड़बड़ की, कंपनी 2 की लायबिलिटी कंपनी 1 की लायबिलिटी मानी जाएगी, नहीं, दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। तब भी दोनों अलग होगी, दोनों आपस में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 100% शेयर खरीद लिया तो कंपनी 1 और कंपनी 2 एक हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मान लो ऐसा हुआ कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलके 100% शेयर्स भी खरीद लिए ना किसी कंपनी के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी या एजेंट की तरह ट्रीट की जाएगी गवर्नमेंट का। एनी मनी पेबल बाय मेंबर्स टू अ कंपनी विल बी कंसिडर्ड द डेट ड्यू टू कंपनी। यानी अगर कोई मेंबर कंपनी को पैसे देता है या कंपनी को लोन के फॉर्म में देता है या कंपनी को इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में देता है, वो कंपनी के लिए लायबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। कंपनी को कभी ना कभी ये अमाउंट पे करनी ही है, ठीक है, तो ये एक लायबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। ये था इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। एमओए अगर आपको पढ़ना है तो अगेन वीडियो को लाइक कर देना और मुझे मोटिवेट करना ऑफकोर्स, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी के बारे में। देखो, पार्टनरशिप में मिनिमम दो मेंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। एक बंदा अपने आप से पार्टनर थोड़ा रहेगा, मैं ये तो नहीं होंगी मैं तो अपनी आपके पार्टनर हूँ, नहीं ना। दो मेंबर तो चाहिए, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, ठीक है। कंपनी में पहले 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना जिसमें एसोसिएशन वर्ड आ रहा है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा लोग आते हैं, तो वो वाला अब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आप एक नोट लिख सकते हो कि अब ऐसा नहीं होता कि पूरी एसोसिएशन ही हो, एक पर्सन भी अपनी कंपनी बना सकता है। तो 1% कंपनी में मिनिमम एक मेंबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 1% में मिनिमम एक चाहिए, मैक्सिमम भी एक ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 200 चाहिए, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम तो 7 चाहिए। अगर इससे कम होगी तो कंपनी को या तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है, अगर इससे कम हो जाते हैं और फिर भी कंपनी रन कर रही है तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम तो 7 होने ही चाहिए मेंबर्स, और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। गवर्निंग एक्ट कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, और ये है कंपनीज एक्ट 2013। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराती है ना तो उसी का ही बेनिफिट होता है, वहाँ पे उसको कुछ एक्स्ट्रा राइट पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। कंपनी तो तभी एक्सिस्टेंस में आएगी जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा। परपेचुअल सेसेशन यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे अगर ओनर को कुछ भी दिक्कत हो जाती है, कोई भी जैसे ओनर ही नहीं रहा, तो फिर फर्म किस बात की, है ना। तो यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, बट यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कंपनी ने बनाया है तो कंपनी ही, लॉ ने बनाया तो लॉ ही खत्म करेगी। लाइफ इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड होती है, यहाँ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो होती है लिमिटेड होती है। यहाँ पार्टनरशिप में पार्टनर्स कहा जाता है और कंपनी में मेंबर्स कहा जाता है। लीगल कंप्लायंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़े से लीगल कंप्लायंस कम होते हैं एज कम्पेयर टू कंपनी, लेकिन कंपनी में बहुत सारे होते हैं। मैंने बताया ना, पब्लिक इन्वॉल्व हो गई तो यहाँ तो लीगल कंप्लायंस बहुत होंगे। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ कोई सेपरेशन नहीं होती, पार्टनर्स ही एक फर्म को ओन करते हैं और मैनेज भी करते हैं। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि मेंबर्स ओन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं, और जो मैनेजमेंट है वो एग्जीक्यूट करते हैं इनके जितने भी प्लान्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्ट एंड कंट्रोल करते हैं पूरी मैनेजमेंट को, पूरी कंपनी को। सेपरेट लीगल एंटिटी की अगर बात करूं तो सेपरेट लीगल एंटिटी फर्म और जो ओनर है वो एक है, लॉ की नजरों में एक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यहाँ पर है। फंड रेजिंग देखा जाए तो यहाँ पे पार्टनरशिप में ना फंड रेजिंग इतनी ईजी नहीं है, या तो ओनर ही देगा या तो आप लोन लोगे, ठीक है। तो यहाँ इतना ईजी नहीं है, बट यहाँ पे क्या, या तो ओनर देगा, राइट,
अगर और चाहिए तो आप शेयर्स इशू कर सकते हो या तो आप लोन ले सकते हो, है ना। चलिए स्टार्ट करें। एलएलपी एंड कंपनी का डिफरेंस। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है, यहाँ पे एलएलपी एक्ट 2008 रेगुलेट करता है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट करती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन कंट्रीब्यूट करते हैं उसे पार्टनर्स टू एलएलपी कहा जाता है। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एक फीचर जो है वो कॉमन है लिमिटेड लायबिलिटी का, ठीक है, बट ये पार्टनरशिप है, ये कंपनी है, इसको और भी फीचर्स हैं इसके अलग अलग। पर्सन जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। इंटरनल गवर्नेंस की बात करें तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उस तरह से गवर्न किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 ने जैसे गवर्न करने के लिए बोला है वैसे ही, जैसे डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इन सब चीज के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 बताता है। यहाँ पे अगर नेम देखा जाए तो एलएलपी सफिक्स लगाना होता है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखना होता है नेम के अंदर, कंपनी के या पार्टनरशिप फॉर्म के नाम के अंदर। बट अगर यहाँ पे पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लगेगा, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से ये वर्ड्स नहीं लगा सकता। नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स में मिनिमम दो चाहिए, मैक्सिमम के लिए इस एक्ट के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। ओपीसी की बात करें तो 1, ओपीसी के कंपनी की बात करें तो 1 पर्सन कंपनी में 1 मेंबर मिनिमम मैक्सिमम। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड मेंबर्स की बात करें, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। यानी इन्होंने कोई एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन करने, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एग्री किया होता है, ठीक है, उसके लिए उतनी तक लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने कोई फ्रॉड कर दिया तो उतनी तक लिमिटेड नहीं है, जितना भी इन्होंने फ्रॉड किया उस सब के लिए इनको पे ऑफ करना पड़ेगा। लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, यानी शेयर्स की बात हो रही है, और गारंटी कंपनी है तो गारंटेड अमाउंट का, ठीक है। मोटिव क्या होता है, ये जो एलएलपी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं खोली जाती, बट कंपनी खोली जा सकती है, आप सेक्शन 8 कंपनी के अंदर पढ़ोगे। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेज्ड बाय पार्टनर्स इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड ऑथराइज्ड बाय द एग्रीमेंट। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में आप एलएलपी एक्ट 2008 में ही पढ़ोगे, ठीक है। मैनेज बाय पार्टनर यानी पार्टनर मैनेज करते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया था मैंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। मीटिंग्स यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट होती है ना बिजनेस के लिए तभी, बट अगेन मैंने क्या कहा था, पब्लिक इन्वॉल्व है तो कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट कहता है कि मैंडेटरी है कंपनी को मीटिंग होल्ड करना, यानी इनको कंपनी को मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ में मेंबर्स की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिससे मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चलता रहे कि चल क्या रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, अब पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, यानी एलएलपी एग्रीमेंट में जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है। इंटरेस्ट जैसे कि मान लो यहाँ पे शेयर्स होते हैं तो वो इंटरेस्ट है ना, डिविडेंड है तो वो क्या इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स का। मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी पब्लिक कंपनी की बात हो रही है तो वो फ्रीली शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपने अभी तक देखी है और अभी वीडियो के एंडिंग है, और अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये मेरी फर्स्ट की वीडियो थी, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे जाके और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और जहाँ तक कि मैंने बात की कंपनीज एक्ट 2013 की, तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है ना तो बिलीव मी, अगर आप आगे जाके कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ोगे ना तो आप यही चीज़ें रिपीटिव भी देखोगे और आपको बहुत हेल्प होगी कंपनीज एक्ट 2013 को समझने के लिए। सो वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में रिव्यू देना जिससे मैं आगे इंप्रूवमेंट कर सकूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।